हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों जो पहला चैप्टर था 12th क्लास का बायोलॉजी में, दैट वाज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने बेसिक्स की बात करी थी रिप्रोडक्शन के, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, उसके टाइप देखे थे दो मेजर, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल और सेक्सुअल में मेजर जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बच्चों, उनके बारे में हमने बात करी थी। फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, उसकी एक मेजर आउटलाइन हमने देखी थी। वहां मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कुछ पढ़े, प्लांट किंगडम में इस समय चल रहा है बच्चों 11th में, फिर एनिमल किंगडम हम पढ़ेंगे, यहां पर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर डिटेल आ जाएगी उन तरीकों की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर हमने बात करी थी बच्चों, बेसिक्स की बात करी थी कि भाई 3 फेजेस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के पहले के जो इवेंट्स होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, जिसमें हमने 2 इवेंट्स पढ़े थे, एक गैमीट फॉर्मेशन दैट इज गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा बच्चों अपन ने पढ़ा था गैमीट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स वाले इवेंट को हमने बोला था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, वो हमने किसके अंदर पढ़ा था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। आगे बात समझ में। अब वो जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी थी बच्चों फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, उसमें हमने प्लांट्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करी थी इन जनरल, और इन जनरल हमने एनिमल्स के बारे में भी बात करी थी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में कौन से चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एनिमल्स के अंदर उसमें भी किसको एग्जांपल लेकर, ह्यूमंस को एग्जांपल लेकर हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों इसके बाद वाले नेक्स्ट चैप्टर हम वही लेने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो 12th में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चों, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स के अंदर, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसकी पूरी डिटेल आने वाली है बच्चों, एक एक चीज डिटेल में आएगी। जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस डिवाइड करे थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वही इवेंट्स यहां पर हम डिटेल में देखने वाले। अब आज क्योंकि इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन से फेजेस के इवेंट्स आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे कि गैमीट बनते कैसे हैं। उसमें भी दोनों गैमीट के फॉर्मेशन की बात होगी, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, दोनों में हम मेल गैमीट फॉर्मेशन कहां होता है, कैसे होता है, मेल गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनकी डिटेल हम देखेंगे। इसी तरह से फीमेल गैमीट फॉर्मेशन कहां होता है, जो फीमेल गैमीट को बनाने वाले ऑर्गन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, कैसे फीमेल गैमीट बनता है, ये सारी चीजें देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। फिर दूसरा हम देखेंगे कैसे गैमीट्स एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, प्लांट्स में भी देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में एनिमल्स में भी देखेंगे। ये सारी चीजें आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है फ्रॉम एनसीईआरटी बच्चों, दैट इज व्हाट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, और ये जैसे एक लाइन में यहां पर लिखकर लेकर आया हूं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक सी लाइन है, हमें भी पता है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं, हम क्या करते हैं सुपरफिशियली पढ़ते हैं हर चीज को। हाँ ये लाइन पढ़ ली और पढ़ने में ऐसी लगती है यार ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है, हम कौन सी चीजें मिस कर जाते हैं बच्चों। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप नोट्स पढ़ते हो, अब तो आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे सोचिंग पर कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं उनको बायोलॉजी में एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। पूरी एनसीईआरटी को प्रॉपरली पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज डिवाइड करके एडिशनल पॉइंट्स को जोड़कर आपको इस फॉर्मेट में डाउनलोडेबल नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, है ना। तो आपको तो एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इसके भी पॉइंट्स पढ़ोगे बच्चों तो इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं वहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है, यहां पर वर्ड कौन सा है, ऑल। ऑल आते हैं मतलब क्या हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं, ये कहना चाह रही है यहां पर एनसीईआरटी। तो यदि इस तरह का कभी असर्शन रीजन में क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां फिर कंफ्यूजन होता है। अभी तो हम ध्यान नहीं देते इन वर्ड्स के ऊपर। अब मान लो सेम लाइन आ गई असर्शन और रीजन के अंदर, असर्शन बनाकर दे दिया उसने, सेम लाइन दे दी एग्जैक्टली, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे दिया। अब वहां दिमाग की घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है, यार ऑल लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कोई एक्सेप्शन है,
अब वहां पर फिर फंस जाते हैं। पहले तो हम टाइम खराब करते हैं उस क्वेश्चन में, यार ऑल लिखा है, इसको असर्शन को मैं सही मानूं या गलत मानूं, है ना। और फिर कई बार यार एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में होते ही हैं जनरली, तो ऑल तो शायद गलत होगा, फिर हम उसको असर्शन को गलत मान लेते हैं, है ना। ये जो मैंने अभी यहां पर स्टेटमेंट बताया है, सुनने में देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अभी जो मैंने बात बोली है, मान लो सेम स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आ जाए और असर्शन में जो मैंने अभी कहा उस तरीके से आ जाए, तो क्या दिमाग में ये बातें नहीं आती है आपके? उस वक्त पढ़ते वक्त नहीं आती है, लेकिन एग्जाम में जरूर आती है। और यही चीज मैं शुरुआत में बोल रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना एक आर्ट है, उसमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। ये सारी चीजें यदि आपने सीख ली, पढ़ते वक्त ये ध्यान दे लिया कि कौन से टर्म्स को इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है, किन चीजों का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान देना है, तो फिर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नाउ फ्लावर के बारे में बात करते हैं। जो पहला टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, हेडिंग दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वो दे रखी है एग्जैक्टली वही हेडिंग हम लिख कर लेकर आए यहां पर, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं, फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव। तो ये सभी को पता है कि फ्लावर्स जो होते हैं काफी अट्रैक्टिव होते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्रेग्रेंस, बिकॉज ऑफ देयर कलर्स, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, है ना। उनकी सुंदरता के लिए, उनके कलर के लिए, उनकी खुशबू के लिए बच्चों, ठीक। और वही हेडिंग यहां पर दे रखी है कि फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स का। नाउ फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता, है ना। किसी भी जैसे हम कमरे को सजाते हैं या शादियों में फूलों का यूज किया जाता है बच्चों सजावट के लिए, तो कोई भी चीज जो सजावट के काम में आती है वहां पर भी हम कहते हैं कि उसकी एस्थेटिक वैल्यू है ना। तो एस्थेटिक इंपॉर्टेंस होती है फ्लावर्स की। इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ऑर्नामेंटल है बच्चों, ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में भी आते हैं, मालाएं वगैरह। सोशल वैल्यू होती है, आप है ना नेताओं को, इनको सबको मालाएं पहनाते हो, भगवान को फूल चढ़ते हैं। रिलीजियस वैल्यू भी है, कल्चरल वैल्यू भी है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव को एक्सप्रेस करने के लिए गुलाब का फूल दिया जाता है, अफेक्शन को, हैप्पीनेस को, ग्रीफ दुख को, मॉर्निंग अगेन दुखी होता है बच्चों, है ना। तो डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स का यूज किया जाता है, ऐसा यहां पर एनसीईआरटी बोल रही है। टू अ बायोलॉजिस्ट, अब हम यदि साइंटिफिक वे में बात करें, एक साइंटिस्ट के लेवल पे बात करें या फिर एक बायोलॉजिस्ट के लेवल पे बात करें, तो उसके लिए फ्लावर क्या है? लोगों के लिए तो क्या है? फ्लावर्स ऑर्नामेंटल वैल्यू की चीज है, रिलीजियस वैल्यू की चीज है, एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए, बायोलॉजिस्ट किस नजर से फूलों को देखता है? जब भी एक बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स को देखता है तो उसके दिमाग में क्या चीज आती है? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो जब एक बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट, एक साइंस का स्टूडेंट या फिर जब किसी फूल को देखता है तो उसके दिमाग में चीज आती है, यार ये तो प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गन या पार्ट है। उसके दिमाग में तो यही आएगा कि यहां पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जहां पर क्या हो रहा है? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है बच्चों। तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स का मतलब अगेन हम कहते हैं एक अजूबा, है ना, एक स्पेशल चीज जो ऊपर वाले ने हमें बनाकर दिए, जो साधारण नहीं है, जो असाधारण हो, उसके लिए हम मार्वल यूज करते हैं वर्ड, है ना। तो दीज आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स इन द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास 11th में यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। कहां पढ़ते हैं बच्चों? मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं, वो हम भी पढ़ेंगे जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब बच्चों यहां पर जो सेकंड टॉपिक यहां पर मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी ने इस चैप्टर के अंदर, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स इन इवेंट्स। तो अभी हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, हम पढ़ चुके हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको 3 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से प्लांट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर होती है, जैसे गेमीट्स का बनना, गेमीट्स का ट्रांसफर होना, वो सारा इस टॉपिक के अंदर आएगा। उसमें भी पहले हम मेल गेमीट के बारे में बात करेंगे, और फिर जिसमें पोलन ग्रेन्स के बारे में भी पूरी बात हो जाएगी, स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, और फिर फीमेल गेमीट के बारे में बात होगी, वहां पर ओवरी, ओव्यूल, इन सब चीजों के बारे में बात हो जाएगी बच्चों। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. क्या कहना चाह रही है यहां पर एनसीईआरटी कि भाई हमें तो फ्लावर कब दिखेगा? जब फ्लावर खिल गया है, फूल खिल गया है कली से, है ना। पहले कली बनेगी, बड बनेगी, फिर एक फूल से खिलकर हमें दिखता है बच्चों। लेकिन
कि किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग होनी है, ये डिसीजन क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी की उसकी बायोलॉजिकल जो लाइफ साइकिल है बच्चों, उसमें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि किस फेज में फ्लावरिंग होगी। और ये चर्चा भी, ये डिस्कशन भी हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में कर चुके हैं कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फेजेस होते हैं लाइफ में, जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, फेज ऑफ एजिंग बच्चों, है ना, पढ़ा था ओल्ड एज वाला जो फेज होता है। तो हमने क्या पढ़ा था वहां पर, प्लांट्स के केस में भी हमने बोला था कि जब किसी प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो हम कहते हैं कि उसका जुवेनाइल फेज खत्म हो गया है और रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो गया है। तो जुवेनाइल फेज में ये डिसाइड हो जाता है कि कब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, यानी कि फ्लावरिंग होगी। ये यहां पर एनसीईआरटी बोलना चाह रही है। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. फूल यदि खिलना है तो उसके लिए कुछ तैयारी जरूरी है, कुछ चेंजेस होने जरूरी हैं प्लांट के अंदर। किस लेवल पे? हार्मोन्स के लेवल पे, और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होने जरूरी हैं। तो हार्मोन्स के लेवल पे हार्मोनल चेंजेस यानी कि केमिकल चेंजेस भी होंगे प्लांट्स में, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे, तब जाके एक फूल बनेगा। अब फूल बनने के लिए पहले जो फूल को बनाने वाला प्रीकर्सर यानी कि जो इनिशिएटिंग टिश्यू होता है, वो टिश्यू जिससे अल्टीमेटली फूल बनने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्रीमोडियम। प्रीमोडिया वर्ड बच्चों जहां पर भी आ जाए बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है प्रीकर्सर, प्रिमिटिव या शुरुआत में आने वाली चीज। किसी भी मेन चीज के पहले जो चीज आती है, जो उसकी शुरुआत करती है या जिससे कोई चीज बनती है, उसको हम प्रीमोडियम कहते हैं। फ्लावर को बनाने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? फ्लोरल प्रीमोडियम कहलाएगा। आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है बच्चों। तो अल्टीमेटली फ्लोरल, पहले तो कुछ चेंजेस होंगे इन द स्ट्रक्चर एज वेल एज हार्मोन्स ऑफ द प्लांट, उससे एक प्रिमिटिव टिश्यू या प्रीकर्सर टिश्यू बनेगा फ्लोरल प्रीमोडियम, जिससे अल्टीमेटली फ्लावर बनता है बच्चों। Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers। बच्चों जो कलेक्शन या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है बच्चों किसी भी प्लांट के ऊपर, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, है ना। तो ये चीजें आएगी प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो इनफ्लोरेसेंसेस बनते हैं जिन पर फ्लोरल बर्ड्स होती है, जिनसे अल्टीमेटली फ्लावर्स बनते हैं बच्चों। In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। अभी इसके बारे में बताता हूं। यहां पर आपको स्ट्रक्चर डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, इसमें हम सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे फ्लावर की बच्चों। The androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ। यदि बच्चों हम whorls की बात करें, है ना, 4 वर्ल्स की हम बात करते हैं एक फ्लावर के अंदर। वर्ल्स का आप सिंपल वे में समझ सकते हो फ्लावर के पार्ट्स। तो 4 सर्कल्स में हम कह सकते हैं या 4 लेयर्स में होते हैं क्या? फ्लावर के वर्ल्स या पार्ट्स। सबसे बाहर बच्चों हम बात करते हैं किसकी? कैरेक्स, सेपल्स, है ना। जैसे इस फ्लावर्स में हम सारी चीजें समझेंगे। तो टिपिकल फ्लावर आपको देखा है, एक सिंपल सा फ्लावर, इस तरह के सारे पार्ट्स आपको ज्यादातर फ्लावर के अंदर देखने को मिल जाएंगे इजीली बच्चों। अब यहां पर देखो, सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, दैट इज सेपल। सेपल, यदि हम गुलाब के फूल की बात करें तो आपने देखा होगा गुलाब के फूल में नीचे हरे कलर की कुछ पत्तियां होती है, जिसके अंदर फिर लाल कलर के गुलाब की यदि हम बात करें तो लाल कलर के पेटल्स होते हैं। तो वो जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं बाहर की तरफ, दे आर सेपल। ये पहला या आउटर मोस्ट वर्ल, WHORL वर्ल कहलाता है फ्लावर का, है ना। इसको हम कैलिक्स भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। दैट इज द आउटर मोस्ट वर्ल कैलिक्स, जिससे सेपल्स बनती है। फिर आपने देखा होगा जब कली बंधे तो सबसे बाहर क्या है? सेपल्स ही हैं बच्चों, तो आउटर मोस्ट वर्ल हो गया। फिर जब कली खिलती है तो सबसे पहले सेपल्स खुलती है, और सेपल्स के खुलने के बाद जो अगला वर्ल होता है जिसको हम कहते हैं कोरोला, जिससे अल्टीमेटली रंग बिरंगी पेटल्स बनती है बच्चों। गुलाब के फूल के केस में, लाल गुलाब के केस में लाल पेटल्स है बच्चों। तो सबसे पहले कैलिक्स जिससे सेपल्स बन रही थी, ये वर्ल खुलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल खुलता है, दैट इज पेटल्स बच्चों। ये वर्ल होता है कोरोला, है ना, इससे पेटल्स बन रही है। तो सबसे बाहर का वर्ल कैलिक्स जिससे सेपल्स बन रही है, देन कोरोला जिससे पेटल्स बन रही है। यहां पर ये पेटल्स आपको 2 पेटल्स दिखा रखी है बच्चों। फिर सेपल्स और पेटल्स के अंदर क्या बंद होते हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बंद होते हैं। जो सेपल्स और पेटल्स है, इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं कंसिडर करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये डायरेक्टली गैमीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है।
इसलिए इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिडर नहीं करेंगे, सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्लावर के यदि कोई आपसे पूछे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, तो सेपल्स और पेटल्स कभी भी मार्क नहीं होते। अब सेपल्स और पेटल्स अपने बीच में सेंटर में किसको सराउंड करके रखते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। अब एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, यह डिस्कशन हमने किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के अंदर। यदि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों तरह के मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल कंडीशन। बच्चों आ गया याद मोनोइशियस कंडीशन भी जिसको हमने बोला था, है ना। एनिमल्स के केस में हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें, ये जो एग्जांपल आपको जिस फूल का दे रखा है बच्चों, ये फूल कैसा है? मोनोइशियस फ्लावर का एग्जांपल है। क्यों? बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही फूल के अंदर दिखा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मान लो एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको दे दिया और पार्ट्स नहीं पूछे, पार्ट्स लेबल भी नहीं करे, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये बताओ आपको ये फूल कैसा है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, या फिर इस तरह से पूछा मोनोइशियस है डाइशियस है, वहां चक्कर खा जाओगे आप। तो हर चीज हमें पता होनी चाहिए इन डिटेल बच्चों, कोई कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां पर अब ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं, इनके बीच में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें बच्चों ये जो आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्ट्रक्चर्स ये जो दिख रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है? दीज आर स्टेमन्स। ठीक है, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनका कॉमन नाम क्या है? स्टेमन्स, STAMENS, है ना। और बायोलॉजी में साइंटिफिक टर्म जब हम यूज करते हैं इन स्टेमन्स के लिए, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एंड्रोशियम। बच्चों याद रखना, बायोलॉजी में जहां भी एंड्रो वर्ड आता है इट रिप्रेजेंट्स मेल, और गायनो वर्ड जहां भी आता है इट रिप्रेजेंट्स फीमेल। कैसे याद रखोगे? देखो एक वर्ड तो सबने सुन रखा होगा, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। जो बच्चे की डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर्स होते हैं, सिजेरियन सर्जरी करने वाले या यूट्रस की सर्जरी करने वाले, है ना, जो जो स्पेसिफिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, तो गायनो वर्ड रिप्रेजेंट्स फीमेल। वहां से याद रखना आप कि गायनो रिप्रेजेंट्स फीमेल, एंड्रो रिप्रेजेंट्स मेल। स्टेमन्स क्या है बच्चों? मेल गेमीट को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। और बच्चों सेंटर में जो आपको एक स्ट्रक्चर बता रखा है ना, जिसमें नीचे ये ब्रॉड पार्ट है जिसको ओवरी लेबल कर रखा है, फिर एक स्लेंडर पार्ट है बच्चों जिसको स्टाइल लेबल कर रखा है, और ऊपर एक फ्लैट सरफेस है जिसको स्टिग्मा लेबल कर रखा है। जो 3 पार्ट है बच्चों, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? गायनोशियम। दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है? पिस्टल, PISTIL, पिस्टल, और कार्पल, CARPEL। क्लियर है? ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है यानी कि गायनोशियम, दैट इज ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा से मिलकर जो बनता है पिस्टल या कार्पल, इसमें बनेगा फीमेल गेमीट या गेमीट्स, एक या एक से ज्यादा। ठीक है। और जो एंड्रोशियम है, स्टेमन्स हैं बच्चों, हर स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो फिलामेंट, जो नीचे का लंबा पतला पार्ट है बच्चों हर स्टेमन में, दैट इज नोन एज फिलामेंट। और ऊपर आपको बाइलोब स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा ऊपर बच्चों, 2 बेग लाइक स्ट्रक्चर आपस में चिपके हुए हैं, दैट इज एंथर। ठीक है। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो एक्चुअली मेल गेमीट्स को कैरी करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। वही फीमेल गेमीट तक या स्टिग्मा तक मेल गेमीट्स को कैरी करके लेकर जाते हैं थ्रू वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आई थिंक पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्लियर हैं। किसी को कोई डाउट कृपया करके पूछ लेना, भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल वे में आपको फ्लावर के पार्ट्स बता दिए, और आपको लग रहा होगा सर ये तो इतना इजी टॉपिक है। बेटा ये इजी टॉपिक भी मैंने देखा है बच्चों को, आपको जो चीजें इजी लगती है ना, आप उनको ध्यान से नहीं पढ़ते हो और फिर उन्हीं में चक्कर खाते हो, टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को गलतियां करते हो। हमें बच्चों कोई भी चीज ऐसा नहीं इग्नोर करनी कि यार ये तो इजी है, इजी मानते हुए पढ़ो सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंस बराबर दो सबको।
बराबर सम्मान देते हुए पढ़ना है यार। मुझे कुछ भी सुपरफिशियल लाइटली नहीं लेना, मेरे को हर एक वर्ड, हर एक लाइन को ऐसे पढ़ना है कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और मुझे बाय हार्ट समझा हुआ भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक, तो आई थिंक यहां तक अब कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कोई भी पूछा आपसे फ्लावर के, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आएंगे बच्चों? एक तो स्टेमन्स आ जाएगी, ठीक है, एंड्रोशियम कहेंगे उनको हम, और दूसरा पिस्टिला कार्पल आ जाएंगे जिनको हम गाइनोशियम कहेंगे। पहले एनसीईआरटी ने एंड्रोशियम को एक्सप्लेन करा है कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स का यानी कि मेल गेमीट्स को कैरी करने वाले स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। और फिर इसके बाद वाले टॉपिक में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन करा है कि जो गाइनोशियम यानी कि पिस्टिल या कार्पल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर जो फीमेल गेमीट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों। तो स्टेमन्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम्स ही हम यूज करते हैं सारे नोट्स के अंदर, सारे डायग्राम्स ही आपके लिए इन्हीं नोट्स में दे दिए हैं ताकि आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े। फिगर 2.2a shows the two parts of a typical stamen, है ना। यहां पर अभी हम देखेंगे the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther। तो यहां पर यदि हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो ये आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर दे रखा है ना। 2.2a ए वाला ये है। अब इसमें ये जो लंबा और पतला स्ट्रक्चर है बच्चों, ये तो क्या है? फिलामेंट या स्टॉक भी आप इसको कह सकते हो। और इसके ऊपर जनरली बोला है, इसका मतलब एक्सेप्शंस होते हैं तो, लेकिन जनरली ज्यादातर फ्लावर्स के स्टेमन में आपको ऊपर जो एंथर मिलेगा ये बाइलोब्ड मिलेगा। बाइलोब का मतलब ये एक लोब, ये दूसरा लोब, है ना। इस तरीके से ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये दोनों लोब्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एंथर बना रहे हैं। तो ज्यादातर प्लांट्स के फ्लावर्स में जो एंथर होता है दैट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से बाइलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ज्यादातर प्लांट्स के अंदर बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। अब ये क्या है? ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों। वापस यहां पर आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो यहां पर ये नीचे जो है बच्चों, है ना, जिस स्टॉक के ऊपर पूरा फ्लावर होता है बच्चों, उसका जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम थैलेमस कहते हैं यहां पर। तो ये थैलेमस है एक्चुअली, ठीक है। इस थैलेमस के ऊपर वर्ल्स होते हैं, सेपल्स अटैच्ड हैं बच्चों, पेटल्स अटैच्ड हैं। ये आप देखते हो कार्पल और पिस्टल अटैच्ड है। अब जो स्टेमन्स हैं बच्चों, लेकिन है ना, ये स्टेमन्स हैं अपनी। स्टेमन्स जरूरी नहीं है कि थैलेमस से जुड़ी हुई हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों चीजें देखने को मिलती है। एक क्या हो सकता है कि ये किससे जुड़ी हुई हो? डायरेक्टली स्टेमन से जुड़ी हुई हो, या फिर जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है ये बच्चों पेटल्स से जुड़ी हुई है। तो स्टेमन्स की जो फिलामेंट हैं ये भी हो सकता है कि थैलेमस से जुड़े हुए हों, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर पूरा के पूरे चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, पूरा का पूरा फ्लावर प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ केसेस में थैलेमस से न जुड़ के ये जो फिलामेंट होते हैं बच्चों स्टेमन्स के, ये किससे जुड़े हुए होते हैं? ये पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं, थैलेमस तक नीचे तक नहीं जाते। याद रहेगा, सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके लिए ये पता होना जरूरी था थैलेमस क्या होता है, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी ने नहीं बता रखा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। The number and length of stamens are variable in flowers of different species। अलग अलग स्पीशीज में जो स्टेमन्स का नंबर और लेंथ है वो अलग अलग होता है बच्चों। A typical angiosperm anther is bilobed। जनरली ज्यादातर प्लांट्स के फ्लावर्स में bilobed anther मिलेगा आपको, with each lobe having two theca, that is they are dithecous। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हर साल बच्चे पूछते हैं, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों। देखो लोब्स तो दो हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लोब्स तो दो हैं, तो जैसे यहां पर ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और ये फिलामेंट से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अब मैं सिर्फ एक लोब की बात कर रहा हूं। ऐसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये एक लोब, ये दूसरा लोब। अब ये आपको साइड से ऐसे सामने से दिखा रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको ऐसे काट रहा हूं हॉरिजॉन्टली, दोनों लोब्स को ऐसे काट रहा हूं और ऐसे करके दिखाऊंगा। अब आपको आ रहा है नहीं आ रहा ओरिएंटेशन जो मैं कहना चाह रहा हूं? अभी आप ऐसे देख रहे हो दोनों लोब्स को, अब मैं इनको ऐसे काटूंगा और ऊपर का सरफेस आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? तो मैंने इनको ऐसे काटा, और काटने के बाद जब मैं आपको इनको आड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? है ना,
ये इधर वाला लोब और ये इधर वाला लोब बच्चों, ये ऐसे थे, ऐसे काटा, यूं करके दिखाया। अब जब मैं यूं करके दिखा रहा हूं तो इधर वाला लोब देखो पहले आप, इस लोब में आपको क्या दिखेगा कि बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, डिप्रेशन है, इधर भी एक डिप्रेशन है। तो दो चौड़े पार्ट्स बन गए इसके अंदर। एक पार्ट ये बन गया एक तरीके से, ये है ना, और एक पार्ट ये बन गया, एक कैविटी ये बन गई। इसी तरीके से इसमें भी एक कैविटी ये बन गई और एक कैविटी ये बन गई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जनरली ज्यादातर या एक टिपिकल फ्लावर का जो स्टेमन होता है उसके एंथर में दो तो लोब्स होते हैं और हर लोब के अंदर दो कैविटी आपको मिलेगी, क्योंकि बीच में एक डिप्रेशन है जिसकी वजह से दो चौड़ी कैविटीज बन जाती है। हर कैविटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? थीका। तो हर लोब में कितने थीका? दो थीका। और जो एंथर है वो डायथीकस किस बेसिस पे कहलाता है? जब हम थीका के बेसिस पर टर्मिनोलॉजी या नामकरण करते हैं एंथर का, कि भाई आप डायथीकस बोलोगे, मोनोथीकस बोलोगे या टेट्राथीकस बोलोगे। एक है तो मोनोथीकस, दो है तो डायथीकस, चार टेट्राथीकस। ध्यान रखना वो एक लोब में कितने थीका हैं उस बेसिस पे नामकरण किया जाता है ना, क्योंकि दोनों लोब्स की आप थीका मिला लोगे तो दोनों लोब्स के थीका मिलाकर कितने थीका हो रहे हैं? चार थीका हो रहे हैं। और चार थीका के हिसाब से फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी? टेट्राथीकस कंडीशन होनी चाहिए, जबकि अपन ने यहां पर क्या बोला है बच्चों? डायथीकस कंडीशन। तो जब हम थीका के बेसिस पर नाम देते हैं एंथर को, तो एक लोब के अंदर कितने थीका हैं उस बेसिस पर नाम देते हैं। जनरली ज्यादातर फ्लावर्स के एक लोब में आपको दो थीका मिलेंगे, यानी कि डायथीकस कंडीशन मिलती है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का एंथर कैसा होता है? बायलोब्ड एंड डायथीकस, बायलोब्ड एंड टेट्राथीकस, बायलोब्ड एंड मोनोथीकस, मोनोलोब्ड एंड डायथीकस। क्या बोलोगे? बायलोब्ड, दो लोब्स होते हैं, और हर लोब में क्योंकि दो थीका होते हैं तो डायथीकस होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो क्या कहते हैं? सर बायलोब्ड एंड टेट्राथीकस। हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। कई किताबें करती है वो टर्मिनोलॉजी यूज, लेकिन एनसीईआरटी ने साफ साफ यहां पर जब लिख रखा है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर बायलोब्ड और डायथीकस होता है, तो हमें उसको ही सही मानना होगा बच्चों, है ना। आंसर इसी के बेसिस पे दिया जाएगा, तो यहां पर कोई डाउट मत रखना। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। और ये जो बच्चों दो थीका है ना बच्चों, ये कैसे? ये अभी मैंने क्या बताया आपको? ऐसे दिखाया था, फिर ऐसे करके दिखाया, ऐसे करके दिखाया, तो आपको साइड में एक डिप्रेशन दिखा, और ये डिप्रेशन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी एक ग्रूव, फिशर, ग्रूव वर्ड में पहले भी समझा चुका हूं। कहीं पर भी कोई दरार, कोई डिप्रेशन होता है उसको हम ग्रूव कहते हैं या फिशर कहते हैं या फरो कहते हैं बच्चों। तो हर लोब में आपको बीच में ऊपर से लेकर नीचे तक क्या मिलेगी? एक दरार, एक फिशर मिलेगी बच्चों, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? दो थीका बन जाते हैं। बीच में डिप्रेशन आ गया, इधर एक चौड़ा थीका, इधर एक चौड़ा थीका, है ना। तो हर लोब में ऊपर से लेकर नीचे, तो हम क्या बोलेंगे? लेंथ वाइज। कोई भी चीज जब लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होती है हम उसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल। और यहां पर बच्चों एंथर जो है, एंथर की लॉन्ग एक्सिस ये है ना, इधर कम चौड़ा है, इधर लंबा ज्यादा है। अब इसके पैरेलल देखो, ये वाला लोब है, ये लोब आपको दिख रहा है, और इस लोब में ये देखो यहां पर एक फरो बना रखी है, फिशर बना रखा है यहां पर एनसीईआरटी ने। ये फिशर क्या कर रही है? इस लोब को दो थीका में डिवाइड कर रही है। क्लियर? तो एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव आपको मिलेगी लेंथ वाइज, यानी कि लॉन्जिट्यूडिनली सेपरेटिंग द टू थीका ऑफ अ लोब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसलिए इतना स्ट्रेस देकर समझा रहा हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा फर्ज यह बनता है कि आपके दिमाग में बायोलॉजी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो। द बायलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या कह रही है एनसीईआरटी? कि हमें यदि, क्योंकि साइड से देखोगे तो इतना, मान लो ऐसे करके दिखाऊं मैं, अब ऐसे करके यदि दिखाऊंगा तो आपको ये फ्रंट वाला लोब तो दिखेगा, पीछे वाला लोब नहीं दिखेगा। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा? यदि हम एंथर को हॉरिजॉन्टली, ट्रांसवर्सली काट दें, तो जो बायलोब्ड नेचर है और डायथीकस कंडीशन है वो बहुत इजीली दिख जाएगी, क्योंकि ट्रांसवर्सली काटने के बाद जब ऐसे दिखाएंगे तो बहुत आसानी से आपको दोनों लोब भी दिखेंगे और हर लोब के अंदर दो अलग अलग कैविटी भी दिखेगी, यानी कि थीका भी दिखेंगे बच्चों।
तो इस लाइन का मतलब यही है, द बायलॉब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ फोर साइडेड, अब ध्यान से सुनना, अब मेरे ख्याल से लेकिन अब समझ में आ जाएगा जो एनसीईआरटी कह रही है। द एंथर इज अ फोर साइडेड दैट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। अभी समझाऊंगा, पहले इस लाइन को भी देख लेते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. बहुत सिंपल है। एक और वर्ड आया यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया, समझ लेते हैं इसको। देखो यहां पर एंथर को ऐसे काट रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है, काट दिया। ये जो है पूरा, ये वाला जो पार्ट है ये एक लोब है और ये वाला जो है बच्चों ये दूसरा लोब है ना। बीच में एक ग्रूव है, इधर भी और इधर भी, जिसकी वजह से दोनों में दो दो थीका बन गए। अब मैं इसको वापस से ऐसे करके दिखा रहा हूं, तो जब ऐसे करके दिखाऊंगा तो ये कंडीशन होगी, ये इधर का लोब, ये इधर वाला लोब, दोनों लोब में दो दो थीका, टोटल मिलाकर कितने थीका? 4 थीका। पूरे एंथर में मिलाकर तो 4 थीका है, एक लोब में 2 है। नामकरण एक लोब के हिसाब से करते हैं कि डायथीकस कंडीशन है। अब एनसीईआरटी ने यहां पर क्या बोला? एंथर इज अ फोर साइडेड, तो यहां पर ये फोर साइडेड हुआ नहीं हुआ? 1 2 3 4, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्लियर है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो बच्चों हर एक थीका है, ये जो 4 कैविटी बन गई ये दोनों लोब्स में मिलाकर, हर एक कैविटी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान रखना है ना, सिंगुलर इज माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल इज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल होता है। तो एक एंथर में देर आर 4 थीका, 4 कैविटीज, हर एक कैविटी कहलाती है माइक्रोस्पोरेंजियम। हम कह सकते हैं देर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक्चुअली ये जो 4 कैविटीज हैं इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कैसे बनेंगे, है ना, वो इसके बाद का टॉपिक है कैसे बनेंगे। अभी क्या याद रखना है? इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। तो हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एक बैग की तरह बिहेव करेगा, सैक की तरह, एक थैले की तरह बिहेव करेगा फॉर पोलन ग्रेन्स। इसीलिए माइक्रोस्पोरेंजियम को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज पोलन सैक बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं? एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर के अंदर देर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और 4 पोलन सेक्स। बायलॉब डायथीकस एंथर होता है, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक है पूरे एंथर में बच्चों ऊपर से लेकर नीचे तक होलो कैविटी, ध्यान रखना है ना, लंबे हैं ये लोब्स, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक पोलन सेक, दूसरा पोलन सेक, ये एक लोब हो गया, दूसरा लोब, इसमें भी एक पोलन सेक, दूसरा पोलन सेक, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको होलो कैविटी मिलेगी, जिसमें जब पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो ये चारों कैविटीज यानी कि पोलन सेक्स यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया किससे भर जाएंगे बच्चों? पोलन ग्रेन्स से भर जाएंगे। तो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दो, है ना। यहां तक मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं इतना पढ़ाता नहीं हूं। जो फर्स्ट लेक्चर होता है किसी भी चैप्टर का उसमें मैं सिर्फ बिल्कुल शुरुआती बेसिक्स प्लस मैं इतनी से बात करता हूं कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में शुरुआत में फर्स्ट पैराग्राफ में सच कुछ खास दे नहीं रखा था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात थी वो भी छोटी सी जो आपको मैंने समझाई दी, इसीलिए हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट कर दिए बच्चों। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेन चीज जो समझने की होती, जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो यही थी, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये समझ में आ गया बच्चों। तो अब इसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं बच्चों, उसको समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। आज का क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसको यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब आगे की चीजों को समझने के लिए समय ज्यादा चाहिए और कंटिन्यूटी जरूरी है। मतलब अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अलोंग विद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लस पोलन ग्रेन्स, ये तीनों टॉपिक एक साथ हम पढ़ेंगे तो ही हमें अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। अलग अलग पढ़ेंगे, मान लो बीच में छोड़ दिया तो फिर मजा नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमने, स्टमन हमने यहां पर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि जो
पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है बच्चों, यानी कि उसमें जो फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर है उसको भी साथ में कंप्लीट कर लें। जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर उसको ले लेंगे। आज के लेक्चर में अभी तक मैंने जितना समझा उसमें कोई डाउट हो तो बता दो बच्चों।